नदी का बहता पानी सबसे अच्छा बताया गया है। क्यों? क्योंकि उससे वो निरंतर बहता रहता है, चलता रहता है और उससे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है हमें। अच्छा, और ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ाई लिखाई और डिग्री हासिल करने का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लगता है? बहुत ज़रूरी है। और आज अगर डिग्री की और पढ़ाई लिखाई की बात करी है तो किस बारे में जिक्र होना चाहिए? जी, हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में जो अपने पीजी के लिए एस्पायर कर रहे हैं और ख़ासतौर पर जो मैनेजमेंट एस्पायरेंट्स हैं, जो कैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर का महीना आते ही नवंबर के अंतिम रविवार को होती है कैट की परीक्षा। जो बच्चे कैट की एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, कई बार लास्ट मोमेंट पर एंग्जाइटी होने लगती है, लास्ट मोमेंट पर नेगेटिविटी हावी होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है। लेकिन उस स्ट्रेस का सल्यूशन लेकर आए हैं हम डीडी मॉर्निंग शो में। क्या कहती हैं? बिल्कुल ठीक कहा। आज हम खास बातचीत करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग कैट एग्जाम्स के बारे में, जिसके लिए खास हमारे साथ में दो मेहमान उपस्थित हैं। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर AMR सुरेश जी का। यू आर द सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम दीन दयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी। सर, स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। साथ ही दूसरी गेस्ट हमारे साथ जुड़ी हैं परवीन मल्होत्रा जी, करियर काउंसलर एंड डायरेक्टर करियर गाइडेंस इंडिया। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार। बातचीत की शुरुआत करें डॉक्टर सुरेश आपसे। ये जो स्ट्रेस बज़वर्ड हो गया है, ज़्यादा इस विषय में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि नेगेटिविटी स्ट्रेस सुनकर भी आ जाती है। इसके क्या लक्षण हैं और इन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है? स्ट्रेस अगर हम सुनते हैं तो बहुत सारे तरीके के स्ट्रेस होते हैं। कुछ स्ट्रेस जैसे कि फिजिकल स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस जिसमें फैमिलियल स्ट्रेस, कुछ स्ट्रेस जिसको हम सोसाइटल या सोसाइटी रिलेटेड स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस एक तरीके का फोर्स है जो हमारे बॉडी में या हमारे जहन में डिपॉजिट होता है या जिसको हम एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके साथ हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। सो स्ट्रेस हमारे लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्ट्रेन नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि जैसे कि एग्ज़ाम सीजन्स के वक्त जब बच्चे प्रिपेयर करते हैं तो उनके दिमाग में एक गोल सेट होता है कि कैट क्रैक करना है। अब उस कैट को क्रैक करने के लिए उनकी पढ़ाई किस रफ्तार से चलना चाहिए, उनका प्रिपरेशन कितना फोकस होना चाहिए, उसके हिसाब से जो उनका एक्सपेक्टेड आउटकम है, क्या हम वो पा सकते हैं या नहीं, और इसके बाद फ्यूचर प्लानिंग कैसे होगा। सो छोटे से ड्यूरेशन के अंदर जब आप बहुत सारी प्लानिंग करते हो और वो प्लानिंग कहीं से भी प्री प्लान्ड नहीं होता है या एक तरीके का एडिशनल फोर्स आपके जीवन शैली में जब डाला जाता है तो हम उसको स्ट्रेस कहते हैं। और वो स्ट्रेस जैसे जैसे आपके बॉडी में समय जाते जाते जैसे जैसे एक्यूमुलेट होता है, आपके रूटीन में चेंजेस आने लगते हैं, आपका बॉडी का जो बैलेंस है उसमें चेंज आने लगता है, जो एक तरीके का नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस देता है जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और हमारे दर्शक अगर कैट की तैयारी कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं कैट एग्जाम को क्रैक करने का, और आपके मन में कोई संशय है, कोई दुविधा है, अगर आप एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, तो सीधे आप हमारे एक्सपर्ट्स से गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाइएगा, नंबर है 23097532। इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे परामर्श ले सकते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट्स से। बिल्कुल। तो सर, आपने बताया कि प्रेपरेशन किस तरह से चल रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें मायने रखता है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, यूँ तो प्रेपरेशन कोई महीने 2 महीने का खेल नहीं है, इसके लिए बच्चे सालों साल और कम से कम माना जाए कि 1 साल से पहले कम से कम बिल्कुल अपने प्रेपरेशन में जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे क्या स्ट्रैटेजीज उनको फॉलो करनी चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा पैनिक वो ना करें? देखिए, एट एनी गिवन टाइम आप एक थॉट ही एंटरटेन कर सकते हो, तो डू नॉट एंटरटेन थॉट्स अदर देन योर एग्जाम। ओके, सो आपने इतने महीने प्रेपरेशन कर दिया, अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो देयर इज़ अ कैलेंडर कि आपको जनवरी में क्या करना चाहिए, फरवरी में क्या करना चाहिए। अब ये लास्ट मंथ है नवंबर, और वो भी पूरा महीना नहीं है हमारे हाथ में, और उसमें फेस्टिवल्स भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। तो 2 हफ्ते हैं, रफली 2-3 हफ्ते, 2.5 वीक्स। तो इसमें हमें मैक्सिमम मॉक्स लेने चाहिए, और वो भी इस परिस्थिति में लेने चाहिए कि सपोज आपका सेशन है दोपहर का या मॉर्निंग का या 3rd वाला सेशन है, तो आप उसी वक्त अपना मॉक लें। सो यू नो योर सिस्टम, योर बायोलॉजिकल सिस्टम इज ऑल्सो ट्रेन्ड एंड अट्यून्ड टू सिट डाउन एंड टेक द टेस्ट एट वन गो, नॉट जस्ट सेक्शनल टेस्ट बट एंटायर थिंग। 2 घंटे वाला आप
करते जाएं और एंड डोंट बी डिस्ट्रेस्ड बाय सपोज आपका परसेंटाइल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि नवंबर के मंथ में आते आते बहुत सारे लोग मॉक्स में जुड़ जाते हैं। तो आपका परफॉर्मेंस अगर प्रीवियस मंथ में अच्छा भी था तो अब ना ये तो सारा परसेंटाइल स्कोरिंग होता है, नॉट परसेंटेज स्कोरिंग, तो शायद वो थोड़ा सा कम भी हो जाए। तो डू नॉट गेट एट ऑल डिस्ट्रेस्ड बाय दिस, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द मॉक्स जितना आप ले सकते हैं एवरी 3 days। अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया नहीं है तो फिर थोड़ा गैप बढ़ा दीजिए, और जैसे आपका प्रेपरेशन बेटर होता जाए आप करते जाएं। नाउ CAT इज एन एग्जामिनेशन ऑफ हाउ वेल यू मैनेज बोथ थिंग्स, द कंटेंट एज वेल एज द टाइम। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपके वो जो 66 ऑड क्वेश्चंस हैं वो उस टाइम में करें और शेड्यूल में करें। अनलाइक सम ऑफ द अदर टेस्ट लाइक GMAT, आप कोई भी सेक्शन कभी भी कर सकते हैं, यहाँ तो आपको सीक्वेंशियल करना है। तो सीक्वेंशियल करना है तो आपको आपकी एनर्जी और फोकस लास्ट जो क्वांट है उसके लिए भी बरकरार रखनी है। तो यू हैव टू लर्न टू मैनेज योर एनर्जी लेवल्स एंड योर टाइम एंड दिस थिंग, क्योंकि अगर आप पहला सेक्शन जो है उसी में आप की गड़बड़ हो गई तो आपके बाकी 2 भी डालमडोल हो जाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू मैनेज द शेड्यूल। डॉक्टर सुरेश, अब जैसे मैडम बता रही हैं टाइम मैनेज भी करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं पोस्चर्स, आपके बैठने का तरीका, आपकी स्क्रीन से जो आपकी दूरी है, ये चीज़ें भी मायने रखती है। यू बीइंग द फिजियोथेरेपिस्ट, आप इसमें बेहतर एडवाइस दे सकते हैं बच्चों को। एक्चुअली ये होता है कि कोई भी एक आइडियल पॉस्चर हम इंडियन सेटअप में देखना पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग, अगर आप चाहे स्कूल ले लें, एग्जामिनेशन सेंटर ले लें, या अपना घर ले लें, या आपका स्टडी ग्रुप ले लें, आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आप एक आइडियल चेयर कैरी नहीं कर पाएंगे। तो हर एक सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं पर अडेप्ट करना पड़ेगा। अब इस अडेप्टेशन को ही हम कहते हैं कि नेचुरल डेवलपमेंट या नेचुरल ग्रोथ इसी से आता है, क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कभी भी आके फिक्स नहीं रह सकते हैं। जब हम पॉस्चर के बारे में बात करते हैं, पॉस्चर बाय डेफिनेशन ये कहता है कि ऐसा सिचुएशन जहां पर आपका बॉडी का एनर्जी एक्सपेंडिचर सबसे कम हो या सबसे आइडियलिस्टिक आउटपुट आप जिसमें से निकाल सकें, दैट इज कॉल्ड पॉस्चर। अब अगर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या एक प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर आपको एग्जामिनेशन देना है, ये प्रिपरेशन टाइम बाउंड होता है, लेकिन आपका इसका प्रिपरेशन टाइम काफ़ी लंबे समय से आपको तैयारी करने पड़ेगी। जहां पर अगर आप अपनी एग्जामिनेशन कैट के प्रिपरेशन पे हो तो एटलीस्ट 6 months to 9 months का प्रिपरेशन टाइम आपको लगेगा। इस प्रिपरेशन में आपका एक्चुअल गोल ओरिएंटेड प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ योर बॉडी सो दैट यू कैन अकोमोडेट योरसेल्फ फॉर द गोल ओरिएंटेड प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। किसी भी पोजीशन में आप पढ़ाई कर सकते हैं, विच कैन बी इन सिटिंग, विच कैन बी इन लाइंग डाउन, विच कैन बी इन अ नॉर्मल और कैजुअल स्ट्रोल, ग्रुप डिस्कशंस में या मॉक टेस्ट में, इंटरव्यूज में, जहां पर आपका प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चलता रहे। और जिस भी पोजीशन में आप बैठ के आप आके पढ़ाई कर रहे हो उसको आप ऐसे रखें कि एटलीस्ट यू ट्रेन योर बॉडी टू अकोमोडेट दैट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 2 hours जो आपका आगे एक्चुअल एग्जाम सिटिंग पोस्चर अच्छा होना चाहिए, एक डिसिप्लिन और मैनेजमेंट उसमें होना चाहिए। सर ऐसे में एक बात बताइए, क्या डाइट भी इसमें कहीं ना कहीं असर करती है? क्योंकि मान लीजिए बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है और उस टाइम पे वो कुछ ऑयली खा रहा है या जंक फूड का अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी स्टडी में इम्पैक्ट आएगा, क्या ऐसा मानना सही है? बहुत सही है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हमारे बॉडी में 2 तरीके के सिस्टम काम करते हैं जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सब जानते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा हमारे बॉडी में 2 और सिस्टम काम करते हैं जो कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जिसका काम है हमें नॉर्मल कैजुअल, ठीक है, फीडिंग एंड ब्रीडिंग के लिए आके जो हेल्प करता है। और दूसरा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, इसका काम है फ्राइट, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देना। इसका मतलब है कि जब भी हम एंग्जाइटी या एंग्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेटेड है, हम किसी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर निपटाने की तैयारी में है। जब भी हम डाइट के बारे में बात करते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है या हमारे बॉडी में पहले से सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी चलता है, जिसके चलते हमारा डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। क्योंकि जब भी आप फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स में होते हैं तो आपका डाइजेशन ऑलमोस्ट
ना के बराबर होता है। तो इस समय पे आपका फूड इनटेक काफ़ी मायने रखता है। अगर आप कोई भी फूड लें जिसका डाइजेस्टिव टाइम 4 to 6 आवर्स के अंदर हो जाए, जैसे कि घर का बना हुआ खाना, जैसे खिचड़ी, दलिया या सॉफ्ट फूड जिसका डाइजेस्टिव टाइम बहुत कम है, ये आपको प्रॉपर एनर्जी और आपका प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेनेंस में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप कोई भी तरीके का जंक फूड जिसमें ऑयल का क्वांटिटी ज़्यादा हो या जिसमें कोलेस्ट्रॉल का क्वांटिटी ज़्यादा हो या जिसमें आके आपको एडिटिव्स डाला जाता है जिसको फास्ट फूड के रूप में मिलता है, ये सारी चीज़ों का डाइजेस्टिव टाइम बहुत लंबा होता है और ऐसे सिचुएशन में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जो आपको तो कुल मिलाकर ऑयली फूड, और जंक वैसे फूड, भी इस मौसम में हमारी इम्यून सिस्टम भी थोड़ा वीक हो गया है, मौसम परिवर्तन भी हुआ है। तो कुल मिलाकर घर का बना खाना खाइए, लाइट फूड कंज्यूम कीजिए जिसका डाइजेशन जल्दी हो जाए। परवीन मैम, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस तो ज़रूरी भी होता है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर सुरेश कह रहे थे, स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस ज़रूरी है। ऐसे में इस समय जो बच्चे कैट की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, कितना इसमें बैलेंसिंग रखना ज़रूरी है? आई थिंक आपको अपनी लाइफ को यू डोंट हैव टू कीप इट ऑन होल्ड, यू नो, जस्ट एलोकेट टाइम accordingly. The brain needs time to refresh itself. तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, ये सब चीज़ों से तो स्ट्रेस कम होता है। यू नो, फिजिकल एक्टिविटी, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटी को होल्ड पे रख देते हैं। नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू। कुछ नहीं तो एटलीस्ट कीप अ सिंपल स्किपिंग रोप। स्किपिंग रोप रख के आप 1 मिनट स्किप करें, एवरी 1 आवर जस्ट स्किप फॉर 1 मिनट, दैट्स इट। आपका मेटाबॉलिज्म पर्कअप हो जाएगा, यू फील चीयरफुल, एंड आपका फ्लूइड इनटेक, दैट इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, यू नो, नॉट टू curtail that, keep your fluid intake going। और लाइक डॉक्टर साहब सेड, बहुत हैवी फूड नहीं खाना है, इसलिए कि you need your brain to be working। तो अगर आप heavy food खाएंगे तो all your blood and all your energy will be focused on your tummy and your head will feel heavy and sleepy। It's common sense। So करेक्ट, बिल्कुल। मैम, हमने बात करी डाइट की, चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। नमस्कार, मैं सावंत बोल रहा हूँ, तेजपुर, आसाम से। जी। मेरा अभी एक डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के बारे में पहले सुना है, तो ये क्या इनके साथ में ऑनलाइन या पूछ सकता है क्या, क्योंकि सबके लिए अच्छा रहेगा ऑनलाइन कंसल्टेशन? यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं क्या? हमारे यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन फैसिलिटी है जो नॉर्मली मेंटल हेल्थ को केटर करता है। जी। किरण हेल्पलाइन नंबर जो आपको इंटरनेट में या किसी भी सर्च इंजन में मिल जाएगा, आप उसमें किरण हेल्पलाइन नंबर आप डालिएगा, वो एक टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट के साथ आके कनेक्टेड हैं जो आपके कंप्लेंट्स जानकर उसके हिसाब से रूट करके आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिलाने में हेल्प करेंगे। ये हमारा ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सिंस कोविड टाइम से ये चालू है और अभी भी एक्टिव है। जी। परवीन मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आमतौर पर बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है, प्रिपरेशन किया है, खूब स्टडी किया है, लेकिन एग्ज़ाम में जाके एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, वो क्या वजह होती है और उसको कैसे मैनेज करें? होती है, मेरे साथ भी हुआ था। आई मिस माई गोल्ड मेडल एट द यूनिवर्सिटी फॉर 1 मार्क ओनली बिकॉज ऑफ दिस। यू नो, आई जस्ट वेंट ब्लैंक बिकॉज आई वॉज ओवर प्रिपेयर्ड। तो एक ओवर प्रेपरेशन भी चीज होती है। मोस्ट पीपल टॉक ऑफ अंडर प्रेपरेशन, देयर इज आल्सो ओवर प्रेपरेशन, यू नो, सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन बीइंग फ्रैजल्ड एंड फ्रेंजीड एंड बीइंग ओवरली रिलैक्स्ड एंड ओवर कॉन्फिडेंट, यू नो। तो यू जस्ट स्टार्ट एट द बिगिनिंग। और कैट का फायदा ये है कि आपको बहुत चूज नहीं करना है कि कौन सा सेक्शन शुरू करूं, कौन सा क्वेश्चन बीच में से करूं, यू कैन नॉट डू दैट। सो यू स्टार्ट एट द बिगिनिंग एंड मूव, you know, just focus on the first question। always लोगों को starting trouble होती है, आपको भी होती होगी, प्रोग्राम करते हैं तो अगर ओपनर ठीक हो गया तो बाकी सब ठीक हो जाता है ना। so just focus on the opener, once that is done and breathe,
जी। बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल बात आपने बताई है मैम। इसी से एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगी कि ये तो हुआ कि प्रिपरेशन हमें कैसी रखनी चाहिए, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हमें अपने आप को कैसे काम रखना चाहिए। व्हाट अबाउट बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट आने के बाद में अप टू द मार्क रिजल्ट नहीं आता है या किसी भी कॉलेज में एडमिशन अगर नहीं हो पाता है, उसके बारे में कुछ बताइए, बच्चों को थोड़ा सा गाइडेंस। देखिए, इस बार जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं कैट 2023 के लिए हैव बीन द हाईएस्ट एवर, 3.3 lakhs। ओके, तो इतने जब बच्चे रजिस्टर हुए हैं और सीट्स कितनी है आईआईएम्स में, 5010 या इतनी सीट्स हैं, तो नेचुरली दिस इज द महाभारत ऑफ ऑल एग्जाम्स। यू नो, वी ऑल नो दैट, उसलिए तो आपने प्रिपरेशन की। लेकिन कैट इज नॉट द ओनली एग्जाम, देर आर अदर एग्जाम्स एंड देर आर अदर इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि सिर्फ IITs नहीं है, देर आर NITs एंड IIITs एंड सम ऑफ द प्राइवेट engineering colleges are fantastic, of the almost of the same level. Same way management में you have other exams, you have the NMAT, you have the MyCat, you have SNAP for symbiosis। तो और अगर आपने IIM के CAT की तैयारी की है तो इनकी भी तैयारी समझे के हो गई, थोड़ा सा माइनर वेरिएशंस होता है, तो उनको जस्ट कीप एन आई ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड टेक दोज एग्जाम्स आल्सो इन योर स्ट्राइड, तो उससे आपके ऑप्शंस बहुत खुले रहेंगे। कुल मिलाकर कोई एक ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वैसे भी स्काई इज द लिमिट, आपका पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटी और आपका टैलेंट आपको आगे ले जाएगा। और देखिए, हमारे पास 21 IIMs हैं, हाँ 21 IIMs हैं। आप ABCL में जाते हैं, हो जाता है, दैट इज वाओ, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ वगैरह। हाँ, सपोज आपका लास्ट में आता है, तो then you might well consider doing another, you know, which is not from the IIM group. There are the XLRIs, there are Symbiosis, there is Narsi Moji, there's so many others, you know. So जब आप अपने options देखेंगे ना इस तरह से, और इंस्टीट्यूट का जो रेलेवेंस है, ब्रांड नेम जो है, वो आपके फर्स्ट जॉब में बहुत महत्व रखता है कि उसके बाद क्या कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, लेकिन उसके बाद इट इज ओनली योर ट्रैक रिकॉर्ड। यू नो, देन नोबडी, यू नो, यू आर अ नॉन परफॉर्मर बट यू हैव कम आउट ऑफ IIM अहमदाबाद। सॉरी। तो कुल मिला के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। उससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी, एक सवाल है आपसे कि कुछ एग्जाम में कुछ भूल जाते हैं, एग्जाम में मतलब एग्जाम के वक्त जो याद रहता है वो मतलब भूल जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? एग्जाम, वही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं या भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, कुछ गाइडेंस दीजिए। एग्जाम में भूल जाना, और अगर कुछ एक्सरसाइजेस भी बच्चे कर सकते हैं लाइक बिफोर द एग्जाम, तो उस बारे में भी थोड़ा बताइए प्लीज। एक्चुअली एक्सरसाइजेस इसमें यही है कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, प्रिपरेशन करते हो, बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है, टेक 30 मिनट्स टू एन आवर्स टाइम, जिसमें आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार आके समराइज करिएगा। आप अपने आप के अंदर आके एक रिकॉल मॉड्यूल रखिएगा जहां पर जो भी आपने पढ़ा है और उसका हाईलाइट क्या है। जब आप इस चीज़ को ऑन अ डेली बेसिस करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल डे 1 में आपने कुछ कंटेंट पढ़ा है, डे 2 में कुछ कंटेंट पढ़ा है और डे 3 में कुछ कंटेंट, डे 1 में जो आप समराइज कर रहे हो उसी को आपको डे 2 में भी करना पड़ेगा, डे 3 में भी करना पड़ेगा। जहां तक का मेंटल रिकॉल के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए रिपीट करते हैं तो दैट गोस इनटू योर सबकॉन्शियस मेमोरी, जिसको भूलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ऐसी चीज़ें आपके लिए हेल्प कर सकती है। अगेन, जब भी आप ये कहते हैं कि मैं एग्जाम में जाके भूल गया, इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपने एंजाइटी लेवल को कंट्रोल नहीं किया, आपने सही ढंग से जिसको सर, अगर शॉर्ट टर्म में हम समझना चाहें एंजाइटी लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एक वन स्टेटमेंट पे अगर बच्चों को बिल्कुल इजी वे में समझाना चाहें तो? सबसे ईजी तरीका एंजाइटी को समझाने के लिए ये रहेगा, एक छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एक 12th क्लास का बच्चा है जो अभी जस्ट 12th क्लास में एंटर किया है, उसको बचपन से ये बोला जाता है कि तुम पढ़ाई करो, 12th का बोर्ड है, पढ़ाई करो, 12th का बोर्ड है, पढ़ाई करो, 12th का बोर्ड है, जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। वो बच्चा उस चीज़ को सुनते देखते हुए जब 12th में पहुंचता है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग 12th बोर्ड एकदम अलग होता है। वर्सेस अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि आपका क्या इंप्रेशन है अबाउट योर 12th बोर्ड, आपके लिए बहुत ही कैजुअल है। इसका मतलब ये है 12th बोर्ड उसका इंटेंसिटी सेम है,
लेकिन परसेप्शन देखते हैं तो आपका परसेप्शन अलग है, वही 12th में जो बच्चा पहुंचा है उसका परसेप्शन अलग है। बिल्कुल। अब ये परसेप्शन क्यों अलग हो रहा है? क्योंकि आज के दिन में आपको पता है कि 12th बोर्ड डज नॉट एक्चुअली केटर टू what you become in your life. That is just a passing score, that is just a making score that gives you a career path. वही अगर एक बच्चे के लिए देखते हो तो बच्चे के हिसाब से ये टारगेट सेट किया है कि अगर आपने इसमें अच्छे से नहीं स्कोर किया, आपका करियर आगे है नहीं। बिल्कुल। तो ये तरीका होता है जिससे आप अपने लेवल ऑफ एंग्जाइटी को समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्रिपरेशन की है डे 1 की, और उस प्रिपरेशन को अगर आपने 4 बार रिपीट किया है, तो आप इतना निश्चिंत हो जाइए कि वो चीज आप कभी भी भूलोगे नहीं। इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ एंड व्हाट रिप्लाई डू यू गेट फॉर योर क्वेश्चंस। अगर आपको ये लगता है कि आपने सही से प्रिपेयर किया है, तो ये एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, और जो आपको मोटिवेशन है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इन द ऑपोजिट राइज करता जाएगा। परसेप्शंस बदलना होंगे, अभ्यास करना होगा। परवीन मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर सुरेश बात कर रहे थे कि प्रेशर होता है 12th के बच्चे, लेकिन पीजी वाला बच्चा जो कैट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो तो काफ़ी मैच्योर हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ अनस्पोकन पेरेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर, हाउ टू मैनेज? आई थिंक यू हैव टू पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव। अगर आपका पर्सपेक्टिव सही नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं है, तो आपको ये प्रॉब्लम होगा। यू नो, एन एग्जाम इज एन एग्जाम, दैट्स इट। इट इज नॉट योर लाइफ, इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कितना भी हो, मे बी आपका एक साल और आप वर्क एक्सपीरियंस करके यू माइट गेट अ मच बेटर इंस्टीट्यूट, फॉर इंस्टेंस फार हायर अप इन द रैंकिंग इंस्टीट्यूट। सो यू नो, इट्स नेवर द एंड ऑफ द अर्थ और एंड ऑफ योर लाइफ। सो ये पर्सपेक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है। एंड यू नो, दिस इज अ टेस्ट फॉर लाइफ। ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस तो एक स्ट्रेस है, पूरी लाइफ इज स्ट्रेसफुल। यू नो, योर मैरिज विल बी, योर वर्क, आपका बॉस गंदा होगा, आपका बॉस अच्छा होगा तो आपके पेयर ग्रुप बहुत खराब होंगे, कॉलीग्स खराब होंगे, देयर बी ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। यू नो, योर मदर इन लॉ में बी एन ओगर, यू कैन बी एनीबॉडी, ऑलराइट। सो ये तो दिस इज अ प्रेपरेशन फॉर द लार्जर स्ट्रेसेस। एकमात्र लक्ष्य बस वो नहीं है। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। डॉक्टर सुरेश, चलते चलते आपसे प्लेफुली करिए, आप टेक इट एज अ स्पोर्ट एंड अ गेम कि भाई मैंने तैयारी कर लिया, अब मुझे खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। चलते चलते क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से। सारे बच्चे जो भी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बच्चे तो हैं नहीं, यंग अडल्ट हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रिपरेशन को फोकस में रखिएगा, अपने प्रिपरेशन को डेली बेसिस में रिवाइज करिएगा, अपने पीयर ग्रुप, फ्रेंड्स, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ एक छोटा सा डिस्कशन रखिएगा। फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ, जहाँ पर आप रिलैक्सेशन के ऊपर भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, और हर बार नहीं तो एटलीस्ट मेक श्योर कि पूरे दिन में 1 या 2 बार ऐसे मिल सके जहाँ पर आप अपने पीयर ग्रुप, कलीग्स, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकें, उनसे भी इनपुट लें जो आपको मोटिवेट कर सके, rather than अल्टीमेटली मोटिवेशन हमें जहां से मिल सके, ऐसी वाइब्रेशन में हमें रहना चाहिए। जी हाँ। और फाइनली ये कहूँगा कि एग्जाम्स के लिए जब आप जा रहे हैं, आप सिर्फ एक ही इंटेंट लेके जाइए कि आपका प्रिपरेशन 100% है, देयर इज नो वन एल्स जो आपसे ज्यादा स्कोर करेगा। पॉजिटिविटी से भरपूर रहिए, सक्सेस मिलेगी ही। हम भी जो कैट एस्पायरेंट्स हैं उनको ऑल द बेस्ट विश करते हैं दूरदर्शन परिवार की ओर से, और आप दोनों गेस्ट जो इस सेगमेंट में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं।